नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले जो 7 क्लासेस हो चुकी हैं, यदि आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस देखने के बाद ही इस क्लास को देखिए तो ही बेनिफिट होगा। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया ही हम लोग को, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है लेसन 8 में। लेसन 8 क्या है हम लोग का कि दिया है कि गाँव, शहर और व्यापार। गाँव, शहर और व्यापार, इसके बारे में हम लोग को लेसन 8 में पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लोहार की दुकान पर प्रभाकर नाम का कोई बच्चा है जो लोहार की दुकान पे गया। वहाँ पे उसने क्या किया, किसी तरह की वस्तु को बनाते हुए उसने देखा। उसी के बारे में कुछ विचार है, उसने कुछ वर्णन किया, उसी के बारे में दिया है। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिए जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लगा। नेक्स्ट, अब अगली चीज़ क्या दी है, लोहे के औजार और खेती। जो लोहे के औजार हैं, खेती में उसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कि लोहे के औजार जो होते हैं उसका खेती में किस तरह के औजार बनाए जाते हैं और किस किस उसका उपयोग किस किस जगहों पे होता है। जैसे लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे का प्रयोग हर जगह हो रहा है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और कुछ हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार को बढ़ते उपयोगों का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। इसको हम लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ाया जाता था। जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पे जो इमेज दी है ये क्या बताया गया, यहाँ पे एक हाशिया दिया हुआ है। ये नीचे में एक हाशिया बनाया हुआ है, ये कुदाल बनाई गई है और एक सणसी बनाई गई। ये 3 चीज़ लोहे के औजार बनाएंगे, जो कि क्या होता है, प्राचीन समय में जो कृषक लोग थे इसका उपयोग करते थे। देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नए नहरें, कुएं, तालाब और कृषि जलाशय बनाए जाते थे। देखिए, चित्रों में नाम चुने, हाशिया, कुल्हाड़ी और सरसी। ये चीज़ें ऊपर में जो दी गई है ना, इसी के बारे में बताया कि इनको हाशिया दी हुआ है, कुल्हाड़ी और सरसी, ये 3 लोहे की वस्तु दी गई है जिससे कृषक लोग थे इसका उपयोग करते थे। नेक्स्ट चीज़ें दी है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ उतना कुछ नहीं दिया है। इसके नीचे क्या दिया है, चलिए देखते हैं। गांव में कौन रहते थे उसके बारे में दिया कि गांव में कौन से लोग रहते थे, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता था। जो तमिल क्षेत्र में जो लोग थे, बड़े भूस्वामी थे, उसको वेल्लाल कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता। जो साधारण हलवा थे उसको उन लोगों को क्या बोला जाता था, उड़वार बोला जाता था। और भूमिहीन मजदूर और दास को उसको कड़ेसियर और आदिम कलाई कहते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे, जिसके पास खेती वगैरह नहीं थी, जो दास और कड़ेसियर लोग थे, उसको क्या बोला जाता था, आदिमई कहलाते थे। ये क्या थे, प्राचीन समय में लोगों को कहने के तरीके थे, बुलाने के तरीके थे, क्या क्या चीज़ें बोला जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये यहाँ से लेके ये जितनी चीज़ें, ये सब सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ग्राम भोजक क्या होता है, भूमिहीन मजदूर क्या होता है, कड़ेसियर किसको बोला जाता है, उड़वार किसको बोला जाता है, ये सब चीज़ें। और जो गांव का प्रधान होता था उसको ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ी तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। जो ग्राम भोजक का पद रहता था वो आनुवांशिक था। जैसे कि उसको जैसे ग्राम भोजक में उसका पिता है तो उसके बाद उसके पिता के बाद उसका पुत्र आएगा, इसी तरह आनुवांशिक चलता था।
ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जो ग्राम भोजक होता था वो गांव का सबसे बड़ा, जो जमीन में, पैसे में, धन में सबसे बड़ा होता था, वही ग्राम भोजक होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, इसके अतिरिक्त जो ग्राम भोजक थे वो किस कारण से प्रभावशाली थे, ज़्यादा उन लोगों के पास धन था, संपत्ति था, क्या कारण था? प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को ही सौंपते थे। जो ग्राम भोजक थे, राजा क्या करते थे, इसको, इन लोगों को कर वसूलने के लिए जिम्मेदारी दे देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। जो ग्राम भोजक लोग थे वो न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। जो ग्राम भोजक के अलावा जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था? गृहपति बोला जाता था। जो स्वतंत्र कृषक होते थे उनको गृहपति बोला जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे और दूसरी की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर, कुछ शिल्पकार भी होते थे। इन्हीं तरीकों में बताया गया कि इस तरीके के लोग रहते थे। नीचे दिया कि प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या दी है? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई में कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे साहित्य में पाए जाते हैं, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या दी है? सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के किस किस तरीके के पहले के समय में थे उसके बारे में दिया है। सिक्के तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पुराने सिक्के किन सिक्कों को माना जाता है, तो वो आहत सिक्कों को सबसे पुराना सिक्का माना जाता है, जो करीब 500 साल चले थे। इसका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। जो आहत सिक्के थे वो किस किस तरीके के थे? चांदी के बनाए जाते थे, तांबे के बनाए जाते थे आहत सिक्के, और इस पर किसी जानवर का, किसी वस्तु का फिगर बनाया जाता था, आहत करके उस पर चोट दे दे के बनाया जाता था, इसलिए इसको आहत सिक्के बोला जाता था। सिक्के के बारे में यहाँ पर भी कुछ छोटा सा दिया है कटिंग में, उसको देखते हैं। आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। जो आहत सिक्के थे वो किस किस तरीके में थे? होते थे आयताकार, होते थे वर्गाकार या गोलाकार, ये तीनों तरीके के सिक्के होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु को चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं था क्योंकि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए जाते थे। इस पर क्या होता है, जैसे आहत सिक्का यहाँ पर दिया तो क्या है, इस पर कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन ये जैसे यहाँ पे एक जानवर, यहाँ पे जानवर, ये कुछ फूल पत्ती वगैरह, ये वगैरह, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। इस पर कुछ लिखा नहीं जाता, आहत करके बनाए जाते थे। ये आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे आहत सिक्के। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या दी है ना, मतलब क्रय विक्रय करने के संसाधन क्या क्या थे। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागर के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा सा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। ये एक कविता दी है उसी संगम साहित्य से, उसी के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट अगली जो चीज़ दी है वो क्या है? नगर अनेक गतिविधि के केंद्र। जो नगर थे उसमें क्या क्या, किस प्रकार की गतिविधि होती थी, जो लोग रहते थे वो किस तरीके से रहते थे, उसके बारे में पढ़ना है। क्या अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए मथुरा दिया गया। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा जो है 2500 साल पहले से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा
उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाए थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। जो मथुरा थी वो 2000 साल पहले कुषाण जो शासक थे उनकी क्या हुई, फैली दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रस्तर खंडों का मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अगली चीज़ क्या दी है, शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प क्या होता है और शिल्पकार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ से स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अगला, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी किसे कहा जाता था, जो शिल्पकार वगैरह थे जो संघ बनाते थे उन्हीं को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों में दिया जाता था। काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाला पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च ताप पर रखते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाया जाता था जो बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। जो काले पात्र मिले हैं, काले रंग के मृद भांड मिले हैं, उसके बारे में बताया गया है। अगली जो चीज़ ये क्या है कि सूत काटने और बुनने के नियम। जो सूत काटने और बुनने के क्या क्या नियम थे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। सूत किस तरीके से काटा जाता था, उसके क्या क्या नियम थे। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। अध्याय 7 में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटसन तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, विधवा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविका और अवकाश प्राप्त देवासियों को लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल को उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक और उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बात करते हैं तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए।
अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। मतलब जो सूत कटाई और बुनाई के क्या क्या नियम थे उसके बारे में बताया गया। तो अगली चीज़ क्या दी है, सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेड्डू जो पुदुचेरी में, इसके बारे में सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा निरीक्षण। 1900 साल पहले अरिकामेड्डू एक पतन था। यह यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। पतन का मतलब होता है जैसे जहाँ से जहाज़ वगैरह आके रुकते होंगे उसी को पतन बोला जाता है। यहाँ ईंट से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनके दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ये दिया गया है, इसके बारे में बोला ये चीज़ें मिली हैं और ये चीज़ें मिली, इसी के बारे में बोला जा रहा है। अगली चीज़ क्या दी है, जैसे कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैप शीशे से के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बने मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो ये समाप्त हुआ। अगली चीज़ क्या दी है, एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। एक यूनानी नाविक था, उसके द्वारा कुछ विवरण दिया गया। चलिए उसको देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। बेरीगाजा की कहानी। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरीगाजा क्या है, भरूच का यूनानी नाम है। और बेरीगाजा की कहानी, बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों को यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा ने शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूत कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कीर्ण महीन कपड़े शामिल थे। नेक्स्ट जो अगली चीज़ दी है वो क्या दी है, व्यापार और व्यापारी। मतलब व्यापार क्या चीज़ होता है और व्यापारी क्या चीज़ होती है, इसके बारे में देखा जाएगा। हाँ, इधर गया। तुमने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। मतलब हम लोगों ने उत्तरी में जो काले पालिश वाले बर्तन बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़े हैं। ये बर्तन खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरी तथा थालियों इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण भारत था उस किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो सोना के लिए, मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना कहा जाता था। काला सोना को रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के के सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता जुड़ी है, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिले हैं। संगम की जो कविता है जिसमें भी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। व्यापार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित
पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर की मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यहीं पे व्यापार और व्यापारी के बारे में उसी के छोटा सा और यहाँ पे दिया है उसके बारे में ही। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के निचले के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य, जो समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य लगे हुए उसके बारे में दिया है। समुद्र तट से कौन कौन से राज्य लगे हुए। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुएंदार की चर्चा मिलती है। मुएंदार की चर्चा कहाँ पर मिलती है? संगम कविताओं में मिलती है। ये एग्ज़ाम में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। संगम में किसकी चर्चा मिलती है? मुएंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मुएंदार कैसा शब्द है? तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मुएंदार का मतलब एक तमिल शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? तीन मुखिया होता है। ये किस कविता में मिलता है? संगम साहित्य की कविता में इसका वर्णन मिलता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता है। ये कौन कौन से? चेर, चोल तथा पांडे। इनके लिए मुएंदार शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। जो चोल, चेर और पांडे थे, ये वो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य माने जाते थे। इन तीन मुखियों ने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इन तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरी अंदरूनी हिस्से थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियों की प्रशंसा की कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। 200 वर्ष बाद सातवाहन वंश का क्या हुआ? इनका प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश का संस्थापक भी इसी नहीं किया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? गौतम पुत्र सतकर्णी को भूला जाता है, जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए ही यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ये सातवाहन वंश के बारे में दिया गया। और अगली चीज़ क्या है? जो रेशम मार्ग और कुषाण। रेशम मार्ग के बारे में और कुषाण शासकों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर
यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों को आक्रमण से सुरक्षा भी देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक को सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो सिल्क मार्ग पर जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? कुषाण शासक थे। ये करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर से रोम साम्राज्य तक पहुँचता था। जो सिल्क रेशम मार्ग था, जो उसमें कुषाण शासक थे, उन लोगों का सबसे ज़्यादा ही प्रभुत्व माना जाता है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कुषाण शासक थे सिल्क रूट के मामले में। तो नेक्स्ट चीज़ क्या दिए? तो फ्रेंड्स, हम लोग की NCERT फिल्टर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 8 फिनिश हो गया। इसके अंतर्गत और कुछ तो उतना नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथि दी है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई थी। जो लोहे की शुरुआत का प्रयोग कब से हुआ था? 3000 साल पहले हुआ था। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले हुए थे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेड्डू का पतन 2200 से 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले। चेर, चोल तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व। रोम साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियान का आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयं त्सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति में रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग की NCERT फिल्टर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 फिनिश हुआ। और जो हम लोग का लेसन 9 है वो क्या है? नए साम्राज्य और राज्य। के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।